Good evening, friends. Today we are starting our objective type by focusing on किस पे फोकस करते हैं, क्या रिड्यूस करते हैं ओवरऑल स्केल ऑफ सब्सिडीज पर, क्या वो मेकिंग सब्सिडीज एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, giving a specific amount to the member of parliament for subsidies, setting clear limits on the duration of any new subsidy scheme या eliminating system of periodic review of subsidies यूजिंग सब्सिडीज फॉर वेल डिफाइंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं इसमें। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा ये आपको देख के बताना है। इसके साथ मैंने सारे आंसर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं क्वेश्चंस के साथ, तो आप इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा है डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो हमारा फर्स्ट भी है, सेकंड भी है। ये क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ये मॉडरेट से थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपको पता चल गया, डी इज़ करेक्ट आंसर। First, second, fourth and sixth is the correct answer. Now, which of the following is not regulated by Competition Act 2002? 2002 के कंपटीशन में कौन सा रेगुलेट नहीं करता? तो मेडिकल नेग्लिजेंस, यानी कि मेडिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हम। तो कौन सा नहीं था जो कंपटीशन एक्ट में रेगुलेट नहीं किया गया? वो है मेडिकल नेग्लिजेंस। आंसर सी इज करेक्ट। नाउ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज इज ग्रेटेस्ट इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग assumption? The factor of production, land, labor, capital are privately owned and production occurs at the initiative of the private enterprise. Income is received in the monetary form by the sale of services of the factors of production and from the profits of the private enterprise. Members of the free market economy is not planned, controlled or regulated by the government, या free market economy is prone to corrupt practices. तो इसके ऑप्शंस हमें ये दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। बी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या फिर सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या लास्ट ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी करेक्ट है। सेकेंड, इनकम रिसीव फ्रॉम मॉनिटरी फॉर्म बाय सेल ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज। ऐसे हमारे इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू द कस्टमर्स आर। एक जो इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कस्टमर्स के लिए, वो क्या है? क्या फैमिली वेलफेयर ऑफ द कस्टमर देखेंगे? हर बिजनेस की क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो फैमिली को देखते रहे? नहीं। टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स एंड टेक नेसेसरी मेजर टू सेटिस्फाई दीज नीड्स, बिल्कुल सही। एंश्योर हेल्दी कंडीशन ऑफ द कस्टमर्स। हेल्थ की कंडीशन क्यों देखें? वो उनको क्या मतलब है अगर वो कस्टमर गलत उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट सप्लाइड हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट। जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं कि उसकी कोई भी उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो, नेगेटिव इफेक्ट ना हो। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड टू रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंसेस। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा करेक्ट? एक तो सेकेंड बिल्कुल सही था हमारा, एक फोर्थ बिल्कुल सही है, और एक फिफ्थ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ द रैशनल जो है एक्सपैंडिंग ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टेम्स मेनली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? द फेलियर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन सर्टेन क्रूशियल एरियाज। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एरियाज में प्राइवेट सेक्टर का फेलियर हो रहा था, तो इससे क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर को हमें रेवेन्यू की ज़रूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नहीं, प्राइवेट का इससे कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट का अगर फेलियर होगी तो इससे इसका क्या मतलब है? द डिमांड ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, ओके, द नीड फॉर एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट तो बिल्कुल सही था हमारा, उसके बाद हमारा सेकंड भी बिल्कुल सही है, फोर्थ और फिफ्थ। तो थर्ड नहीं था ना, बस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स में लीड टू सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स? कौन से फैक्टर्स सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को दर्शाते हैं? तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बाय द एफ आई आईज इन द इंडियन इंडस्ट्रीज,
ऑथराइज्ड एफडीआई इन इंडियन इंडस्ट्रीज, या फिर लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑन द पार्ट ऑफ प्रमोटर्स, या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग अब्सोल्यूट और इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हमारा सी करेक्ट है। सी में कौन कौन से ऑप्शन है? फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट जो कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड फॉल्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट of investment of FIIs, and fourth, lack of experience on the part of promoters। तो हमारा C is the correct answer। Next question number 7, indicate what is not correct in respect of the Consumer Protection Act 1986। 1986 में कौन सा हमारा इसमें से सही नहीं है? नो कंप्लेंट कैन बी एंटरटेन इन रेस्पेक्ट, अगर 2 साल से ज़्यादा अगर आपने पहले जो प्रोडक्ट खरीदा था, अगर आपने 2 साल से ज़्यादा उसको गए तो क्या आप कंप्लेंट नहीं कर सकते? ऐसा तो नहीं हो सकता। जो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं तो क्या हम उसमें सिर्फ हमारी उसकी गारंटी 2 साल की ही होती है? क्या वो 6-6 7-7 साल नहीं चल पाते? तो अगर वो वारंटी में है तो ऑब्वियसली 2 साल तो ईजिली वो रिप्लेस वगैरह कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अ कंप्लेंट अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस कैन बी फाइल्ड बाय लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इट विल हैव नो इफेक्ट। अगर बोनस शेयर्स आपने इशू किए हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से तो वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। नेक्स्ट है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज इज वन ऑफ द मेथड ऑफ, इसका क्या आंसर होगा हमारा? इसका देखो सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट वैल्यू, तो HR अकाउंटिंग इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 10, अ स्टैंडर्ड डिडक्शन कैन बी a standard which can be attained under the most favorable working condition is called ideal standard, जिसमें वो सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन मानते हैं एम्प्लॉयज़, उनको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा ना, तो वो आइडियल। हम भी तो खाली रहना पसंद करते हैं। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो कैन टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय अ बैंकर बिफोर सैंक्शनिंग द लोन? तो डेट इक्विटी रेशियो, उस पर कितने डेट्स हैं कितनी इक्विटी, ये ज़्यादा मैटर करता है। अब देखो ज़ीरो बेस बजटिंग, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, रिडक्शन ऑफ कैपिटल बेसिक एंड डाइल्यूटेड, इधर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अर्निंग पर शेयर, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक एक करके चलते हैं। जीरो बेस्ड बजटिंग किस लिए होता है? कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिजर्व और गुडविल किस लिए होती है? कैपिटल रिजर्व और गुडविल किस लिए होती है हमारी? ये होती है हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन, इन दोनों में सबसे ज़्यादा वो होता होगा ना। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब भी होगा तो हमारी रिडक्शन ऑफ कैपिटल होगा, ठीक। और गुडविल और कैपिटल रिजर्व बिजनेस कॉम्बिनेशन, बेसिक डाइल्यूटेड हमारा अर्निंग पर शेयर। तो क्या हमारे ऑप्शन डी का मैच हो हमारा 2 से? तो अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हमारा सही बैठता है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय सब्सिडरी कंपनी टू द होल्डिंग कंपनीज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर तुम डिविडेंड दे रहे हो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय सब्सिडी कंपनी अगर दे रही है होल्डिंग कंपनी को, तो वो डिडक्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, डिविडेंड पेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बाय सब्सिडरी कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ कैपिटल टू द होल्डिंग कंपनी। तो हमारे ये दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है हमारा, टू स्टेटमेंट है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीजेज प्रॉफिट। देखो क्या इंक्रीज करना क्लोजिंग इन्वेंट्री को इंक्रीज करता है प्रॉफिट? आपको ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट याद होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ क्या आता था हमारा? ओपनिंग अकाउंट, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ठीक। और क्या आता था हमारा? परचेजेस, उसमें से हम लेस करते थे रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक। उसके बाद हम क्या आता था हमारा? वेजेस, ये सब करते थे ना। फिर यहाँ पे आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। एक मिनट, यहाँ पे क्या, फिर इस साइड आता था हमारा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। डेबिट साइड आता था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और इस साइड हमारे क्या क्या आते थे? सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, और सेल्स के में क्या आता था? सेल्स इनवर्ड्स, ठीक है।
और यहाँ आता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कह रहा है जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक होगा क्या उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जितनी हमारी लाइबिलिटी साइड वाली, क्रेडिट साइड वाली ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा डेबिट साइड में क्रॉस प्रॉफिट आएगा। जितना ज़्यादा होगा हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री, अगर हमारा ज़्यादा है तो मीन्स कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे कम हो गए, ज़्यादा बच गया, बिका ही नहीं। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा मैच का है। मैच करते हैं मल्टीपल प्लांट्स। मल्टीपल प्लांट्स कह रहा है ये, तो मीन्स मल्टीपल प्लांट्स में क्या होगा हमारा, और पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। मल्टीपल प्लांट्स, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मल्टीपल मार्केट्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स। इसके ये लेफ्ट साइड पढ़ लिए। अब है MRPT इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू MRPX MRPY। तो अब देखो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा मल्टीपल प्लांट्स इज इससे TAB वाला। मल्टीपल प्लांट है ना, तो TAB, MR इक्वल्स टू MCT, MCA और MCB। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट होगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हमारा होगा इससे ATC, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, P इक्वल्स टू 1 प्लस M ATC से मल्टीप्लाई। मल्टीपल मार्केट्स में क्या होगा, हमारे पास 1 मार्केट है, 2 मार्केट है, ये MRT इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू MR1 एंड MR2। क्योंकि मार्केट में हमारे मार्जिनल रिवेन्यू वाले जो कर्व होते हैं, आपको पता है ना, वो 2 होते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल प्रोडक्ट्स में हमारा X प्रोडक्ट और PY प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, प्रैक्टिस हुई होगी, और इसका आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए 15 क्वेश्चंस इनफ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।